हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोग लॉकडाउन में बाहर तो नहीं निकलते हो ना? इस बात का ध्यान रखना है, लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना है और आप लोग की पढ़ाई जारी रहे। इसलिए जो है हम कंटिन्यू आपको जो है ऑनलाइन भी क्लास ले रहे हैं और आपको हम वीडियो भी यूट्यूब पर डाल रहे हैं ताकि पढ़ाई में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आए, कोई बाधा नहीं हो। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी कुलम्ब्स लॉ के बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम पर, जो कि कई एग्जाम में, आईटी में, मेडिकल में हमेशा आता रहता है और ये एक साथ कई प्रॉब्लम है। अगर अभी का ये आप प्रॉब्लम देखेंगे तो जो है ये प्रॉब्लम आपका सभी किताब में है। एम करीम की बात करें तो आपका जो है, अगर इस प्रॉब्लम को देखेंगे 24 नंबर, 25, 26, 27 ये सारा प्रॉब्लम आपका बनेगा। ठीक है। एस सी वर्मा की भी बात करें तो 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर ये सारा जो है आपका बनेगा और ये हर किताब में है। एम करीम में है, एस सी वर्मा में है, जीसी अग्रवाल में है, हर किताब में है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिए। मैं हूँ आर.के. सर, हमारे चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय आर.के. सर। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम प्रॉब्लम का सिचुएशन क्या है इसको समझा देते हैं, क्योंकि लिखने में जो है बहुत आपका समय बर्बाद होता है। तो सिचुएशन क्या है, और चूंकि लिखने से मात्र एक प्रॉब्लम होता है, अगर उस चीज़ को हम लिखें नहीं तो एक साथ कई प्रॉब्लम होता है। तो इसमें जो हमारा फाइनल टारगेट है, इसमें निकालना है हमको कैलकुलेट रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। आपको पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और सिचुएशन क्या है, तो इसमें जो है अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन बायरेंसी, बेस्ड ऑन अपथ्रस्ट। इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यहां पर दिए हुए हैं। देखिए, सिर्फ एयर की बात करें सबसे पहले, तो अगर यह जो सिचुएशन है, किसी भी चार्ज को अगर हम किसी पॉइंट से, और दोनों ही जो चार्ज होना चाहिए सिमिलर चार्ज होना चाहिए, यह भी प्लस क्यू है और यह भी प्लस क्यू है, किसी एक पॉइंट से अगर हम लटका देते हैं, कोई भी ये सिमिलर आइडेंटिकल चार्ज है और इसको हम एक पॉइंट से लटका देते हैं, तो नेचुरली क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। जब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्या दोनों सटा हुआ रहेगा? क्या इस तरह से यहां पर दोनों लटक जाएगा क्या सट करके? क्या होगा ऐसा? तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो अब देखिए, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, है ना? रिपल्सन होगा और रिपल्सन होगा तो फिर इस तरह से जाकर के किसी सर्टेन एंगल पर अस्थिर हो जाएगा। देखिए, आपके मन में हो सकता है कि सर्टेन एंगल पर क्यों अस्थिर हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा चार्ज, क्या ऐसा होगा? तो नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि बॉडी का वेट भी तो नीचे लग रहा है ना। वेट क्या चाहेगा इसको, वेट तो इसको नीचे खींचना चाहेगा, है ना, और रिपल्सन इसको इधर ले जाना चाहेगा। तो जहां पर जिस एंगल पर जाकर के बैलेंस होगा उस एंगल पर वह जो है अस्थिर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका फिजिकल सिचुएशन ये है कि यहां पर ये किसी सर्टेन एंगल पर बैलेंस होगा और बैलेंस होकर के रहेगा। तो अब यहां पर देखिए कि इस तरह से यहां पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, जरा हम लोग समझें इसको। तो सबसे पहले तो इस तरह से ये रिपल्सन हुआ और ये यहां पर जाकर के अस्थिर हो गया और ये यहां पर जाकर के अस्थिर हो गया। और मान लेते हैं कि यह जो स्ट्रिंग है, ये धागा है जिससे हम लटकाए हुए हैं, इसमें टेंशन मान लेते हैं कि T है। सपोज टेंशन कितना है, T है। तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो ये एंगल जब थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और ये थीटा है, नेचुरली ये भी थीटा होगा, ये दो पार्ट में बट रहा है, बराबर एंगल बनेगा। तो ये मान लेते हैं टेंशन T है और ये थीटा है। तो ये थीटा होगा तो ये इधर कितना हो जाएगा, T cos थीटा होगा, T cos थीटा होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये T sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, चूंकि थीटा की तरफ cos होता है और इधर क्या होगा, साइन होगा। ये एंगल चूंकि थीटा है तो इसलिए इधर cos होगा और इधर साइन होगा। तो यहां देखिए, बॉडी का जो वेट है वो नीचे लगेगा mg। अब इस दोनों चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा किधर होगा, ये किधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा। तो जब ये इधर जाएगा तो ऐसे स्थिति में
इस पर फोर्स कितना लगेगा कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम आर मान रहे हैं। सपोज कुछ भी मानेंगे ये तो कटेगा जाएगा, ठीक है, K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और K आपका पता है ये कांस्टेंट है, K का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए। तो यहां पर K का जो हम वैल्यू लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए लेंगे हम, एयर के लिए। तो ये पहली बात, ये एयर में लटकाया गया है। और उसके बाद अब ये पहले तो समझ गए। देखिए किसी तरह का दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट से हमें सीख मिलती है। एक बच्चे ने कल कमेंट सेक्शन में लिखा था, नाम भी बताता हूँ आपको, सुधांशु राय था। बड़ा अच्छा लगा हमको कि उसने लिखा था, सर पढ़ाने के समय थोड़ा बीच बीच में जरा प्लीज़ आप साइड थोड़ा सा हट जाया करिए। तो लीजिए, बिल्कुल सही सजेशन दिया। तो हम भी आप लोगों से सीखते हैं और इसलिए पढ़ाने के क्रम में हम बीच बीच में साइड हो जाएंगे, ताकि आप इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं, आपको लिखने में सुविधा हो। तो सबसे पहले तो इस डायग्राम को आप बना लें। इसके लिए हम अभी इसी समय थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, है ना, थोड़ा सा साइड होते 1 मिनट के लिए, ताकि आप डायग्राम को बना लें और उसके बाद आप पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। इतना वक्त आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग इसको डायग्राम को पहले बना लिए होंगे और फिर हम आपको और डायग्राम को अभी पहले समझाते हैं कि सिचुएशन क्या है और प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है इसमें। एक नहीं बल्कि एक साथ कई प्रॉब्लम बन सकता है। हमने तो कही दिया, प्रॉब्लम भी आप देख लेंगे अपने बुक का। तो देखिए, तो यहां जो है एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन दो अलग अलग चीज है। तो यहां पर देखिए, हमारा जो टारगेट है इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन आर को निकालना, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। और यहां पर जो K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये K आप मत समझिएगा कि ये है, एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, पहले भी बताए थे, अभी भी इसको बोल रहे, इसको याद रखिएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी को क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी को। तो एप्सिलॉन आर निकालना है, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहलाता है। ये K इसको मत समझिएगा, अगर कंफ्यूजन हो तो, चूंकि हालांकि इसका भी K और एप्सिलॉन आर ही लिखा जाता है, इसलिए हम K ही लिखते हैं, है ना, लेकिन इसको ये K नहीं समझना है, ठीक है। C नहीं लिखेंगे इसलिए कि C बहुत बड़े क्वांटिटी का इंडिकेशन होता है और वह है आगे यूज होगा आपका, एक टॉपिक ही है उस पर है कैपेसिटेंस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर, ठीक है। तो देखिए साहब, डायग्राम को एक बार फिर समझते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि यहाँ पर टेंशन T लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा T cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा T sin थीटा। और इधर की तरफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो कोलंबियन फोर्स लगेगा, F = K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। तो यहां पर देखिए, यह जो फोर्स होगा इसको बैलेंस करेगा और यह जो फोर्स होगा इसको बैलेंस करेगा। पहले तो जो सिंपल क्वेश्चन होता है, इस पर कई क्वेश्चन आपका वो इसी पर है, जैसे 24, 25, 26, ये सारा इसी पर है। तो ये फोर्स उसको बैलेंस करेगा, इधर वाला फोर्स इधर वाले को बैलेंस करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को, अगल वाला बगल वाले को बैलेंस करेगा, ऐसे समझिए इसको। और जो फोर्स डायग्राम इस चार्ज पर है वही इस पर भी, अलग अलग कुछ नहीं, आप इस पर नहीं भी बना सकते, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फोर्स डायग्राम इसलिए बना देते हैं कि आप जितना बनाइएगा उतना फायदा होगा। तो बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, जितना बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस होगा फोर्स डायग्राम को तोड़ने का, तो समझिए फिजिक्स उतना ही क्लियर होगा। हालांकि जरूरत नहीं है, सेम सिचुएशन जो यहाँ लगेगा तो वही यहाँ पर लगेगा, अलग से कहीं कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, और हमने क्या कहा कि सिचुएशन जो क्वेश्चन का है कि दोनों चार्ज क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन में है, सर्टेन एंगल पर जाकर के बैलेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम एयर की बात करें, एयर के केस में क्या होगा,
ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस करेगा, इधर वाला इधर वाले को बैलेंस करेगा। तो अगर हम एयर की बात करें सबसे पहले तो फॉर एयर क्या होगा साहब, टी साइन थीटा कितने के बराबर होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये टी साइन थीटा। अब उसके बाद हम यहाँ कहें कि टी कॉस थीटा कितने के बराबर होगा, टी कॉस थीटा कितने के बराबर होगा, तो ये एम जी के बराबर होगा। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो सबसे पहले तो इसी पर कई क्वेश्चन है जब हम एयर की बात करें तो। और अब एयर की जब बात करेंगे, अब यहाँ पर इस दोनों को हम पहले डिवाइड कर देते हैं, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। और हमारा जो टारगेट है, हमने क्या कहा, क्या निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ रहेगा, तो इस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी के टर्म में निकालना, डेंसिटी ऑफ द बॉडी दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दिया हुआ है, बस यही दो रहेगा, बाकी सब जाएगा। ठीक है, मान लीजिए डेंसिटी आपको दिया हुआ है, बॉडी का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी, और अगर पानी का केस हो तो इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है डेंसिटी ऑफ द बॉडी। क्योंकि पानी का तो डेंसिटी आप जानते ही हैं कि 1 होता है NCGS, ठीक है, और SI में 1000 होता है। और यहाँ पर जो है आपको इसी दो के टर्म में डेंसिटी ऑफ द बॉडी को हम रो बी मान रहे हैं और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को रो एल मान रहे हैं। इसी दो के टर्म में आपको आंसर निकालना है। सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये हमारा टारगेट है, और बाकी इसमें जितना भी चीज़ है वो सभी जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला है। लेकिन हम लोग लेकर के तो शुरू से चलेंगे। तो यहाँ देखिए, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। और अब क्या करते हैं, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब यह जो डायग्राम है, ये उम्मीद है आप लोग बना लिए होंगे। तो इधर वाला डायग्राम हम मिटाते हैं, पहले ये वाला जो डायग्राम है इसको हम हटा देते हैं। अब जरा देखिए, 1 में 2 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 1/2। तो यहां पर जो है टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, ये कितने के बराबर है, डिवाइड करेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया, और नीचे आपका एम जी आएगा, तो यहाँ पर ये एम जी इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। और के का वैल्यू एयर के लिए पता है, अभी हम एयर के लिए ही बात कर रहे हैं, ये एयर के लिए है। तो पहले तो ये कटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हुआ, और ये कितने के बराबर होगा साहब, के, और के का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। के का वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए है, क्यू स्क्वायर नीचे आर स्क्वायर एम जी। अब ये टेन थीटा हमको मिल गया। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन ए, ये मेन इक्वेशन है, या 3-4 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको इक्वेशन ए कर देते हैं, ए बी हम करेंगे। तो पहले तो ये क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, पहले तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहाँ तक सॉल्व हो जाता है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है इन जनरल क्वेश्चन। लेकिन अब जो है इसमें बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया गया कि इसी सिस्टम को हम क्या करते हैं, हम लिक्विड में अब डाल देते हैं। क्या करते हैं, हम इसमें लिक्विड में डाल देते हैं। और इसमें क्वेश्चन यह भी कह रहा है कि एंगल जो है वो रिमेन सेम होता है, एंगल रिमेन सेम, एंगल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन कर रहा है आपको, ये क्या कर रहा है कि एंगल में कोई परिवर्तन नहीं है, एंगल में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब जो हवा में था एंगल वही एंगल वहां भी मान लीजिए कि रह रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यहां पर देखिए, जब हम इसको लिक्विड में डालते हैं, ठीक है, जब हम इसको लिक्विड में डालते हैं तो क्या होगा। अब हम बात करेंगे लिक्विड के लिए। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट तो हो ही गया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, फॉर लिक्विड, जिस भी लिक्विड में आप डालिए, ठीक है, कोई भी लिक्विड लीजिए, और अगर हो सकता है पानी दे तो डेंसिटी ना दिया हुआ, बाकी आप जिसमें डालना है डालिए, चाहे आप करासन तेल में डालिए, चाहे आप सरसों तेल में डालिए, जिसमें डालिए। अब जरा इस डायग्राम को हम समझें। तो सबसे पहले तो अगर हम किसी भी लिक्विड में डालते हैं, कोई भी अनदर मीडियम है एयर छोड़ के, तब इसमें क्या क्या फोर्स लगेगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या होगा। बाकी तो जो टेंशन था, टी लगेगा,
टी कॉस थीटा भी लगेगा, इधर टी साइन थीटा भी लगेगा, इधर mg भी लगेगा। अब इसमें जो परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि एक्स्ट्रा जो कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर अपथ्रस्ट लगेगा, जो कि बायनेंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट है। अपथ्रस्ट ये आप जानते हैं, हम तो समझा भी देंगे इसको। बायनेंसी फोर्स जो आपका है, अपथ्रस्ट जो है, इसका कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अब इसमें देखिए, जब हम अपथ्रस्ट की बात करेंगे, एक तो ये चेंज होगा और दूसरा चेंज यहाँ पर हमने इसको K1 लिखा है। तो K1 क्यों लिखा है पहले तो आप ये सोचिए कि इसलिए कि हवा में जो है ये कांस्टेंट 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन अगर कोई भी मीडियम में डाला जाए, करासन तेल, सरसों तेल, पानी, जो भी, तो उसमें ये 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, वेयर एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में अगर जिसको कंफ्यूजन है तो इसके पहले वाले डिस्कस में शायद वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 होगा, उसमें हमने नहीं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का लेक्चर है, कूलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, उसको आप देख लीजिए, लिंक हम दे रहे हैं। सारा रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में विशेष डिस्कशन हमने किया है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि हम लिक्विड में डाल रहे हैं और इस वजह से यहाँ जो है एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लग गया अपथ्रस्ट का, और दूसरा यहाँ पर जो लगा आपका K1, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये जो K1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर क्या है साहब? रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बार बार हम इस पर इसलिए दे रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछ देता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो लगता है कि ये कोई बहुत नई बात हो गई। तो इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोगों को निकालना है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है और देता है, बराबर देता है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर का टारगेट। तो अब जरा आप यहाँ पर देखिए अपथ्रस्ट क्या होता है, ये आप जानते हैं। अपथ्रस्ट आपको पता है, थोड़ा सा सुन भी लीजिए। अगर किसी भी बॉडी को किसी लिक्विड में हम पार्शियली या टोटली डुबाते हैं तो ऊपर के तरफ एक फोर्स लगता है, और इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? अपथ्रस्ट कहा जाता है या बॉइंट फोर्स कहा जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी बात को कहता है, यही तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। इफ बॉडी इज इमर्स्ड इन द लिक्विड पार्शियली or totally, then it experiences a upward force which is known as upthrust। क्या कहते हैं इसको? upthrust। up मतलब ऊपर, thrust मतलब बल, तो ऊपर के तरफ लगने वाला बल, इसी को बोला जाता है upthrust, इसीलिए बोलते हैं upthrust। और इसको बायनेंसी फोर्स भी बोलते हैं, बॉइंट फोर्स भी कहा जाता है। ये बात समझ में आया पहले तो? ठीक बात है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब हम लिक्विड की बात करेंगे, अभी हम और इसको डिस्कस करेंगे अपथ्रस्ट को, तो यहाँ पर क्या होगा? ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को बैलेंस करेगा, इधर वाला फोर्स इधर वाले को बैलेंस करेगा। बाकी तो जो फोर्स इस पर लग रहा है वही यहाँ भी लग रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब आइए पहले तो अपथ्रस्ट प्लस टी कॉस थीटा, अपथ्रस्ट प्लस टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना? mg। तो यहां पर टी कॉस थीटा कितने के बराबर होगा? mg माइनस अपथ्रस्ट। अब यहां पर देखिए टी कॉस थीटा इक्वल टू mg और माइनस क्या? अपथ्रस्ट। साहब अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? अपथ्रस्ट जो है, देखिए हमने क्या कहा, अपथ्रस्ट जो है ये ऊपर के तरफ लगने वाला बल है, और यह किसके बराबर होता है? ये वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से। फिर सुनिए एक बार,
आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है? इफ ए बॉडी इज इमर्स्ड इन द लिक्विड पार्शियली और टोटली, इट एक्सपीरियंसेस ए अपवर्ड फोर्स which is known as upthrust, and upthrust is equal to the weight of the displaced liquid. upthrust किसके बराबर होता है? weight of the displaced liquid के बराबर होता है। तो weight of the displaced liquid मतलब यहाँ पर m जो हम लेंगे ये displaced liquid का और g, तो सवाल यह है कि m जो displaced liquid का जब होगा तो मास को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी किसका? लिक्विड का। और इसलिए अपथ्रस्ट का आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। इसलिए अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है साहब? वी रो जी, और यहां पर रो जो लेना है एल लिक्विड का, वी रो जी। तो अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। तब इस बात को आप हमेशा याद रख सकते हैं, पूरे फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है साहब? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। तो यहां देखिए साहब, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी माइनस वी रो एल जी। फिर जरा देखिए यहां पर हम टी कॉस थीटा को लिख रहे हैं साहब, मास को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। लेकिन ये डेंसिटी किसका? ये बॉडी का मास है जनाब। ये किसका मास है? बॉडी का। तो यहां पर ये रो बी होगा, ठीक है, और जी अपने जगह पर माइनस भी रो एल इंटू जी। तब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें वी जी को कॉमन किया हमने, रो बी माइनस रो एल, ये आपका हो गया टी कॉस थीटा। अब हम इसको मान लेते हैं, इसको ए माने, अभी इसको बी नहीं मानेंगे हम, लेकिन इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, 2 तक गए थे, इसको 3 माना। अब टी कॉस थीटा हो गया। अब जो जरूरत पड़ेगी हमको टी साइन थीटा की होगी। टी साइन थीटा कितना है? तो यहां पर टी साइन थीटा किसके बराबर होगा? ये दोनों एक दूसरे को बराबर करेगा। टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो जरा देखिए हमको इसकी जरूरत है। ऊपर वाला उम्मीद आप लिख लिए होंगे, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, जरा एक बार इसको देख लीजिए। तो यहां जो है हम टी साइन थीटा को लिखना चाह रहे हैं, जरा देखिए इसको, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा ये कितने के बराबर होगा साहब? जरा देखिए तो, टी साइन थीटा कितने के बराबर? एफ ई, और ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना? K1, बाकी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा बोलिए तो साहब, टी साइन थीटा और K1 को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और यहां पर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये टी साइन थीटा हुआ। अब यहां पर देखिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो इसको पहले थोड़ा लिख लीजिए, अभी फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये डायग्राम भी बना लीजिएगा, इसको फिर मिटाएंगे। तो यहां तक पहले लिख लीजिए, हम फिर इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं। यहां तक हो गया आप लोग का लिखा हुआ। अब देखिए यहां पर इसके आगे जरा समझिए, हालांकि फिजिक्स जो है इसका वो तो यहीं तक है, अब उसके बाद मैथमेटिक्स है। तो अब देखिए क्या करना है। देखिए जिस तरह से हम लोग यहां पर निकाले एयर में टेन थीटा, तो टारगेट हमारा वही है कि हम लिक्विड में भी टेन थीटा निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन देखिए 4 आपके पास है टी साइन थीटा का, और इक्वेशन 3 आपके पास है टी कॉस थीटा का। तो 4 में 3 को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन। किसमें किसको करना है? 4 में 3 को डिवाइड करना है। तो साहब जरा देखिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा देखिए तो, टी साइन थीटा, नीचे टी कॉस थीटा, और यहां पर देखिए कितना है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर। और टी कॉस थीटा कितना था, ये तो टी साइन थीटा के बदले हमने इतना लिखा, और टी कॉस थीटा कितना है यहां देखिए वी जी, उसके बाद रो बी मतलब डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये चीज आपका इसके नीचे चला जाएगा। तो यहां देखिए ये भी कटा, तो फिर यहां पर आपका टेन थीटा कितना हो जाएगा साहब, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये वी जी इसके साथ अटैच होगा, रो बी माइनस रो एल। और हमेशा टारगेट पता होना चाहिए। इसमें मेरा जो टारगेट है वो रिलेटिव परमिटिविटी का है, और हमने कहा कि ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के टर्म में होना चाहिए, रो बी और रो एल के टर्म में। बस यही आपके पास टारगेट है, इसके टर्म में आपका आंसर होना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन बी। इक्वेशन ए हमारे पास यहां पर था, देखिए इक्वेशन ए यहां है और ये इक्वेशन बी है। एक बार इक्वेशन ए को भी हम फिर से यहां पर लिख देते हैं। टेन थीटा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर नीचे आर स्क्वायर एम जी, और ये इक्वेशन ए है, इसको हमने यहां पर फिर लिख दिया। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ है, एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ है। हालांकि अगर क्वेश्चन कहे कि एंगल में चेंज हुआ है तो एंगल में चेंज भी हो सकता है, तब क्वेश्चन का काम है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना। लेकिन इसमें यह ऑलरेडी बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन ये हो गया है, इस वजह से इसमें अब ज़्यादा ट्विस्ट करेगा तो फिर दिक्कत होगा, लेकिन कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर करें, ज़्यादातर आज तक जो पूछा गया उसमें इसमें कोई चेंज नहीं किया गया कि यहाँ पर जो एंगल सेम रखा गया है। तो वैसे स्थिति में ये टेन थीटा ये टेन थीटा दोनों तो बराबर होगा, तो इसलिए इक्वेशन ए और बी क्या होगा साहब, बराबर होगा। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी क्या होगा, बराबर होगा। तो इक्वेशन ए इक्वल टू इक्वेशन बी बराबर होगा। तो अब जरा देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर नीचे आर स्क्वायर वी जी रो बी माइनस रो एल, और ये आपके पास क्या है जरा देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर नीचे आर स्क्वायर एम जी। अब इसमें देखिए जो कटेगा कटाइए, जो बचेगा बचाइए, है ना। इसमें देखिए बहुत कुछ का मैदान साफ हो जाएगा, बहुत मैदान आपका साफ हो जाएगा, है ना। और यहाँ तक भी तो पहले लिख लीजिए, हम एक सेकंड के लिए साइड होते हैं, आपको यहाँ तक लिख लीजिए। तो अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को बराबर हमने कर दिया। अब इसमें जो कटेगा कटाना है, जो बचेगा बचाना है, ठीक है। और फिर इसके बाद अब हम टारगेट पर पहुंच रहे हैं बिल्कुल। अब देखिए अगला स्टेप में जो है अब हमारा काम हो चुका है, हमको अपना टारगेट मिल जाएगा। तो हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए जो कटेगा कटा दीजिए, जो बचेगा बचा लीजिए। तो ये तो साफ हो गया, फिर आपका ये भी साफ हो गया, इधर क्यू स्क्वायर भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, आर स्क्वायर खत्म हो गया, आर स्क्वायर खत्म हो गया। पहले अब यहाँ क्या बचा, एक ही बार सब बात साफ करिए। यहाँ जो बचा इसको बचाइए, एप्सिलॉन आर बचा जो उधर नहीं है, भी जी अपने जगह पर है, रहने दीजिए, अभी भी जी को साफ नहीं करना है। जी दोनों तरफ है, आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम जी को भी साफ कर देते हैं, ठीक है। ये भी जी दोनों तरफ है, हटा दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, भी एप्सिलॉन आर रो बी माइनस रो एल इक्वल टू, अब यहाँ क्या बचा आपके पास, सिर्फ m। तो अब यहाँ पर देखिए m किसके बराबर है, जरा आप m देखिए तो क्या होगा, मास होगा क्या, मास किसका है, बॉडी का मास है।
तो बॉडी का मास किसके बराबर होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर होगा। तो मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी किसका? बॉडी का है, तो रो बी होगा, है ना, रो बी होगा। तो आइए हम इसको ऊपर लिखते हैं, ये उम्मीद है लिखा हुआ आपका होगा। मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं इसको हम। अब यहां देखिए हम इसको ऊपर फिर से एक बार लिख रहे हैं, तो 1/εr, एप्सिलॉन आर मेरा टारगेट V, और यहां पर जो क्या आपके पास है रो बी माइनस रो एल, और नीचे जो मास था मास को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसका साहब? बॉडी का। डेंसिटी किसका? बॉडी का, क्योंकि मास बॉडी का है। अब इसमें देखिए V भी आपका खत्म हो गया, तो एप्सिलॉन आर को अब उधर भेज दीजिए। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो बी, एप्सिलॉन आर को इधर भेजिए, ठीक है। तो अब इसको इधर लाइए, रो बी और नीचे रो बी माइनस रो एल। अब देखिए ये मेरा टारगेट था, और यही इसी को क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। एप्सिलॉन आर को के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि एप्सिलॉन आर तो जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ दिया तो पता चला कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो बड़ा भारी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसको देखिए पहले, याद रखिएगा। और यही इसके लिए आपका हमारा फाइनल टारगेट था, एप्सिलॉन आर इक्वल टू रो बी, और हमने कहा ही रो बी है क्या? डेंसिटी ऑफ द बॉडी है, और रो एल क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। लेकिन मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं, अगर हम मान लीजिए देते हैं आपको कि रो बी जो है डेंसिटी ऑफ द बॉडी मान लिया हमने दिया 1.6, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अगर मान लीजिए हम दे देते हैं सपोज 0.6, सीजीएस में दे रहे हैं, सीजीएस में, है ना, मतलब ग्राम पर सीसी, है ना, ये भी ग्राम पर सीसी। सीएम क्यूब को सीसी बोला जाता है, तो सीसी बोलिए या सीएम क्यूब, बातें किए, सीजीएस में हम दे रहे हैं। तो हालांकि इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सीजीएस में दें या एसआई में, यहाँ पर पुट करने में क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? मान लीजिए सपोज दोनों एसआई में ही होता, तो भी चूंकि यहाँ रेशियो फॉर्म बन रहा है इसलिए चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर हम सीजीएस में दे रखा है, तो अब यहाँ पर एप्सिलॉन आर को कैलकुलेट करिए साहब। रो बी कितना? 1.2, नीचे रो बी कितना? 1.2, रो एल मतलब लिक्विड का डेंसिटी कितना? 0.6, तो 1.2, और नीचे कितना हो गया देखिए, तो 1.2 में 0.6 घटाइए तो 0.6 आपके पास बचा, तो आंसर आपका हो गया 2। तो ये आपका एप्सिलॉन आर का वैल्यू हो गया, और इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, और ये रिलेटिव परमिटिविटी तो है ही। तो ये हमारा टारगेट, अगर यहाँ पर वैल्यू इसका दिया हुआ हो, और हमारी ये सलाह है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और इतना करना आजकल ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो इतना करना समय बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें, या मान लीजिए अगर 5 मिनट ही लग गया तो ज़्यादा समय हो जाता है, 10 मिनट लग गया तो बहुत ज़्यादा हो गया। आप इस चीज़ को याद रखिए, आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, इस फॉर्मूला को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या करना है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। तो यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्टिव टिप्स है, इसको याद रखिए, क्योंकि इतना हम करने की सलाह ऑब्जेक्टिव में नहीं देंगे, समय का अभाव होता है, इस वजह से इसको आप याद रखिए। तो एप्सिलॉन आर कितने के बराबर होगा साहब? रो बी और नीचे रो बी माइनस रो एल, इसको याद रखिए। और जो भी डेंसिटी आपको दिया हुआ हो ये आप पुट कर लेंगे। कई डिफरेंट बुक में खाली बस इसी को चेंज कर दिया गया है ना। जिससे अग्रवाल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, शिव वर्मा में भी है, एम करीम में भी है। जैसे किसी में इसको 0.8 कर दिया, इसको 0.6 कर दिया, इसको सिर्फ चेंज कर दिया जाता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर निकला 2। अब ये बताइए इसका रेश, यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का? तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ये रेशियो होता है और इसका कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है। तो ये बात समझ गए, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको जो एक दो बार बना लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साहब, फिर आपसे हम एक बहुत ही अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, छोटा लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, जिसका पहले अकॉर्डिंग टू आप कॉमन सेंस आप जवाब दीजिए। ये छोटा क्वेश्चन है बट ट्रिकी क्वेश्चन, इसका जवाब आप अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस दीजिए। और हमारा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई भी जो चार्ज है, ये मान लीजिए कि 100 कूलम्ब का चार्ज है, इसको हम किस तरह से दो पार्ट में तोड़ें, डिवाइड करें, ताकि दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब मान लीजिए कि 100 कूलम्ब का चार्ज है, ये मान लीजिए कैपिटल क्यू है आपका 100 कूलम्ब, इसको किस तरह से हम तोड़ें, दो पार्ट में हम तोड़ के इसको रख दें, चाहे जो डिस्टेंस लीजिए, डिस्टेंस लेना आपकी इच्छा पर है, एक्स लीजिए, आर लीजिए, 10, 20, 50 जो लीजिए, लेकिन जो भी हो आपको चार्ज पर बात करना है कि यहाँ पर जैसे कैपिटल क्यू है, ये 100 कूलम्ब है सपोज, और किस तरह से इसको तोड़े। 100 कूलम्ब बड़ा वाला था, अब इसको हमने तोड़ दिया है, तो मान लेते हैं सपोज कि हमने इसको एक पार्ट लिया क्यू, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 100 माइनस क्यू हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर एक 40 लिया तो दूसरा 60, एक 30 लिया तो 70, 20 लिया तो 80, 50 लिया तो दूसरा पार्ट भी 50 हो जाएगा। तो किस तरह से हम तोड़ें, ये तोड़ने की बात है। इस तरह से आपको तोड़ना है, दो पार्ट में 100 कूलम्ब का चार्ज है। पहले तो जरा सोचिए अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस, मान लीजिए आपके पास यही ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन ये, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। 40-60 में तोड़िए, 30-70 में तोड़िए, 20-80 में तोड़िए, 50-50 में तोड़िए। किस तरह से तोड़िएगा ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा साहब, मैक्सिमम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किस तरह से तोड़ा जाए ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस चीज को आपको बताना है। पहले तो बताइए अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस कि क्या होगा। देखिए अगर हिट एंड ट्रायल की बात करें तो सबसे पहले तो इसको आप ऑब्जेक्टिव, हिट एंड ट्रायल में तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, दोनों को गुना करके देख लीजिए, जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, चार ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। गुना करके दोनों का देख लीजिए कि किसका सबसे ज्यादा होता है, तो 50-50 का सबसे ज्यादा होगा, करके देख लीजिए। मान लीजिए 20 और 80 पे गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 1600 हो गया, 7 2100 हो गया, 6 6 2400 हो गया, तो 50-50 ये जो आपका 2500 होगा, 2500 होगा। तो ऑब्जेक्टिव आंसर जो पहले इसका होगा, याद रखिएगा, हाफ हाफ डिवाइड करना है, आधा आधा डिवाइड करना है। अगर आप इस तरह से आधा आधा डिवाइड करेंगे तो ऐसे स्थिति में जो दोनों के बीच फोर्स होगा मैक्सिमम होगा। आप इसी में सोच करके देख लीजिए, सबको करके हमने कहा ही, दिखाया ही आपको। तो आधा आधा डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम होगा। पहले तो ऑब्जेक्टिव टिप्स इसका यही है, ऑब्जेक्टिव टिप्स ये है आधा आधा। अब सवाल है कि ऐसा क्यों, अब आप केस कर सकते हैं मेरे ऊपर कि सर ऐसा हम क्यों करेंगे आधा आधा, है ना। तो आइए उसके लिए भी हम अब रीज़न देते हैं, इसका जो बनाने का जो तरीका होगा हम उसकी बात करते हैं कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो जरा देखिए साहब किस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ जो है पहला मान लीजिए कि 100 कूलम्ब है, हालांकि जब बनाना है तो हमको 100 नहीं लेना है ना, ये तो समझाने की बात हुई। तो हम कैपिटल क्यू लेंगे, अब इस 100 को हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर भी एक क्यू माना तो दूसरा 100 माइनस क्यू जो यहाँ पर किया था, अब हम इसको कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू कर लेते हैं। तो मेन चार्ज हमने माना कैपिटल क्यू, ठीक है, समझने के लिए हमने 100 दिया था आपको, कैपिटल क्यू हुआ और एक पार्ट ले लिया क्यू, तो दूसरा पार्ट कितना होगा, जैसे एक पार्ट ले लिया हमने 40, तो दूसरा कितना हो गया, 100 में 40 को घटा दीजिए 60, है ना। एक पार्ट हो गया मान लो 30, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, घटा दीजिए फिर 70 हो गया। तो क्यू लिया एक पार्ट, तो दूसरा कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू।
पहले तो ये हुआ है ना, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और दोनों के बीच डिस्टेंस जो भी रखिए, डिस्टेंस का इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस का कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको चार्ज पर डिसाइड करना है, तो यहाँ पर जो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, जो दोनों के बीच फोर्स लगेगा क्या होगा, देखिए तो के क्यू इंटू कैपिटल Q माइनस Q, और नीचे डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, जो भी हम लेंगे एक्स लेंगे आर लेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो साफ फॉर मैक्सिमम फोर्स, जब मैक्सिमम फोर्स की बात हम करते हैं तो क्या करते हैं इसके लिए, इसके पहले वाले लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन में डिस्कस किया था। देखिए आप इसी कूलम्ब्स लॉ में ही ये आपका 2 बार आ गया, तो समझ लीजिए ये कंसेप्ट मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर लगेगा, और ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी मैक्सिमम की बात होती है तो क्या बोले हैं, डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए। क्या करना, इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स की बात बोले तो क्या तरीका है, डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए। अब यहां पर जरा ये सोचिए, क्या क्वेश्चन मिनिमम पूछ सकता है, क्या मिनिमम पूछ सकता है, ताकि फोर्स मिनिमम हो। कैसे डिवाइड करें ताकि फोर्स मिनिमम हो। देखिए अगर मिनिमम पूछेगा तब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। कहेगा कि एक पार्ट 0 लेंगे, दूसरा 100 ले लेंगे, तो 100 इंटू 0 Q इंटू 0 फिर 0 हो जाएगा। इसलिए इसमें जो मेजर क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम फोर्स के लिए बनता है। किसके लिए बनता है, मैक्सिमम फोर्स के लिए बनता है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट करके 0 करिए। अब इसमें कौन सा टर्म वेरिएबल होगा, देखो हमेशा ही जो हम डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल के टर्म में, तो यहाँ पर x तो हमारा मसला नहीं है ना, कई जगह हर जगह लेते हैं, तो यहाँ तो डिस्टेंस वेरी कराने की बात है नहीं। यहाँ पर हम किसको वेरी करा रहे हैं, चार्ज को वेरी करा रहे हैं। किसको वेरी करा रहे हैं, चार्ज को यहाँ पर वेरी कराना। देखिए जो ऑप्शन दिया है चार्ज है ना, चार्ज टूटा है 40 कूलम, 60 कूलम, 30 कूलम, 70 कूलम, 20 कूलम, 80 कूलम, ये चार्ज टूटा है ऐसे। तो इसलिए यहाँ पर स्मॉल q के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ddq kq कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इक्वल टू 0। बाकी जो कांस्टेंट होगा बाहर निकलेगा, k बाहर निकलेगा, और x से भी यहाँ लेना देना नहीं है, ये भी बाहर हो जाएगा साहब। तो ddq ऑफ q इंटू कैपिटल Q माइनस Q इक्वल टू 0। तो ये सारा टर्म तो बाहर चला गया, ये तो आपका उधर जाएगा, 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, q इंटू कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर बराबर 0। अब जरा इसका डिफरेंशिएशन बोलिए साहब। आप ले सकते हैं, पहले इसको आराम से स्टेप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। q इंटू कैपिटल Q माइनस ddq ऑफ Q स्क्वायर। अब जरा बोलिए तो साहब इधर लिख रहे हैं q का डिफरेंशिएशन, कैपिटल Q तो बाहर चला गया, q का डिफरेंशिएशन q के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन q के रेस्पेक्ट में, Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन Q के रेस्पेक्ट में 2Q हो जाएगा बराबर 0। तो 2Q बराबर कैपिटल Q, तो Q बराबर कैपिटल Q अपॉन 2। तो ये बात साबित हो गया, ये बात साबित हो गया कि हाफ हाफ डिवाइड करेंगे तो जैसे ही Q इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 2 हो गया, तो मतलब ये बात तो अब तय हो गया कि हाफ हाफ डिवाइड करेंगे। आधा, एक पार्ट आधा हो गया तो दूसरा भी क्या होगा, आधा होगा। और ये हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम लोग को पहले ही पता चल चुका है, लेकिन यह जो है ये बनाने का तरीका होगा, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये बात समझ में आया पहले तो, है ना। इसको भी पहले आप लिख लीजिए, फिर जो है हम एक और छोटे और लॉजिकल क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं।
देखिए अब जब हम आपसे क्वेश्चन इसमें पूछने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लॉजिकल क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन बराबर आता है एग्जाम में, लेकिन इसमें समय कम लगता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए हम पहले तो हम ये पूछते हैं आपसे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चार्ज है, सपोज ये Q चार्ज है, बॉडी A है और यहां पर इसके बगल में जो चार्ज है ये मान लीजिए Q/2 चार्ज है। कितना चार्ज है ये? Q/2 चार्ज है, ठीक है। और अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जो भी डिस्टेंस लीजिए, डिस्टेंस से यहां पर लेना देना नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि यहां पर हम ये जो बॉडी B है इसको हम सटा देते हैं A में, बॉडी B को बॉडी A में टच कराना है, मतलब सटाइए और फिर हटा दीजिए। क्या करना है? सटा देना है और फिर हटा देना है। तो क्या होगा जब हम इसको इसके साथ सटाएंगे और बॉडी दोनों जो है ये आइडेंटिकल, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से। तो पहले तो टोटल चार्ज कितना है, Q प्लस Q/2 दोनों मिला करके कितना हो गया, 3/2Q। कितना हो गया? 3/2Q दोनों मिला करके। अब जैसे ही इसको सटाएंगे और हटाएंगे, जैसे ही हम इसको सटा देंगे और हटा देंगे, तो क्या होगा? जब हम सटाएंगे और हटाएंगे तो फर्क क्या होगा? अब यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से अब क्या होगा, ये बटेगा। कैसे बटेगा? तो आधा आधा बटेगा। यहां पर देखिए ये 3/2Q है, 1.5Q 1.5Q है, तो ये कैसे कैसे बटेगा? 0.75Q, मतलब 3/4Q इस पे आ जाएगा और 3/4Q इस पर आ जाएगा। इसलिए कि कनेक्शन के पहले और कनेक्शन के बाद टोटल चार्ज तो बराबर ही होना चाहिए। आइडेंटिकल बॉडी है तो बराबर बराबर बटेगा। तो ये 3/4Q, ये भी 3Q/4 हो गया, अब दोनों बराबर है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि पहले और बाद वाले फोर्स का रेशियो बताइए। ज्यादातर यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। मान लेते हैं कि शुरू में इसमें जो फोर्स है F1 है और कांटेक्ट के बाद फोर्स कितना है, F2 है, तो इसका रेशियो क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा यह है कि रेशियो ऑफ F1 एंड F2, मतलब F1 क्या है, बिफोर कांटेक्ट, और F2 क्या है, आफ्टर कांटेक्ट। तो इसका रेशियो बताइए, और ये इसमें मेजर क्वेश्चन बनता है। अब जैसे भी जो भी चार्ज दे हो सकता है, इसमें Q/2 के स्थान पे Q/3 दे दे, तो तरीका बस यही होगा, आइडेंटिकल बॉडी है तो टोटल चार्ज जितना होगा फिर आधा आधा डिवाइड करेगा, है ना। यही अब इसमें क्वेश्चन बनता है। फिर यहाँ देखिए, आप बताइए कि अब F1 होगा कितना बिफोर कांटेक्ट, जो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, और तो K तो सेम होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो Q × Q/2 और नीचे डिस्टेंस स्क्वायर, तो KQ² / 2x², यह होगा। तो ये आपका हो गया F1, KQ² / 2x²। ये मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब फिर देखिए, अब इसमें आफ्टर कांटेक्ट, तो आफ्टर कांटेक्ट जब दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे, सटाएंगे और फिर हटा देंगे। यह क्वेश्चन ये कहे कि दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया गया, तो बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। तो यहां पर अब F2 कितना होगा साहब, तो K तो यही रहेगा, यार की ही बात है। तो दोनों चार्ज Q1 Q2 3Q/4, यहां भी 3Q/4, और नीचे क्या होगा साहब, डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस में तो कोई परिवर्तन करना नहीं है, जो x था तो वही इसमें x रखना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो K हो गया, तो ये 9 हो गया Q², और नीचे कितना हो गया 16x²।
के 9q² अपॉन 16x², ये मान लीजिए इक्वेशन 2। अब दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है, तब निकाल लीजिए रेशियो, है ना। तो बस फिजिक्स तो यही है। अब यहाँ पर kq² अपॉन 2x², तो ये 16x², नीचे k इंटू ये 9 है, और यहाँ पर ये q², इसको क्यों मत समझिएगा, 9 नहीं है, q² गया, जो कटे कटाइए, जो बचे बचाइए, तो ऊपर 2 से ये कटेगा, ऊपर 8 आएगा, नीचे 9, तो आंसर आपका 8:9। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आई बात समझ में? ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बोलिए ये क्लियर हुआ या नहीं? इसको भी लिख लीजिए, थोड़ा हम साइड हो रहे हैं, लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। ये समझ गए पहले तो यह भी एक मेजर टाइप क्वेश्चन है, और इसमें और अच्छा बनाने के लिए, हालांकि इन जनरल ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन और मान लीजिए ऐसा भी कह सकता है कि यहाँ पर जो है, जैसे ये 3q हुआ, 3q/4 हुआ, यहाँ पर इसको हटा दिया, इसके बदले यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज लगा दिया, या एक बॉडी का और सटा दिया, एक बॉडी का और इसमें सटा दिया, इसके साथ सटा दिया सपोज। अब फिर इसके बीच आपसे फोर्स पूछने लगा, फिर ऐसा भी हो सकता है। जैसे इसको कोई भी अनचार्ज बॉडी यहाँ पर इसको सटा दिया, तब यहाँ पर फिर बटेगा आधा आधा, तो 3q अपॉन ये जो 4 था, अब 8 हो जाएगा, आधा करेंगे ना इसको, तो इस तरह से 3q/8 हो गया। फिर हो सकता है इसके और इसके बीच फोर्स आपसे पूछ ले, तो ये क्वेश्चन इसमें बनता है। तो ये बात समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो आज इतना ही, हमारा चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय RKJ सर, और उम्मीद है आपको बेनिफिट हुआ होगा, और निश्चित रूप से आप एक बार इसको देखिए, फिर क्वेश्चन को अपने से बनाइए, ट्राई करिए, और जो भी अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमारे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, या मैसेज में भी आप हमको लिख सकते हैं किस किताब का ये क्वेश्चन नहीं बना, आप कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उसको आपको दे दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो उम्मीद है कि अब कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और इवन जितना क्वेश्चन हमने अभी कूलम्ब्स लॉ में किया, सारा आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपको इंटेंसिटी में भी मिलेगा। सेम क्वेश्चन आपको, सिमिलर क्वेश्चन आपको, बहुत सारा क्वेश्चन हम इंटेंसिटी में डिस्कस करेंगे। तो हम अगला दिन जो डिस्कस करेंगे, अब नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हालांकि कई किताब में कूलम्ब्स लॉ को, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को, इवन SC वर्मा की बात करें तो कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का क्वेश्चन सब खिचड़ी करके दिया है, और कुछ किताब में अलग अलग है, करीम साहब में अलग अलग है, कूलम्ब्स लॉ का अलग क्वेश्चन है, फील्ड पोटेंशियल का अलग क्वेश्चन है। तो अगले दिन जो हम डिस्कस करेंगे, इसका अगला नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और रिलेटेड टॉपिक है, इसका उसमें एप्लीकेशन भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।